हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हैं जो हम आप लोगों को अवेल कराते हैं। तो यदि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और यदि हिंदी मीडियम की बात करूं, सो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हम आप लोगों को हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी अवेल कराते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। वहां पर जाकर आप हिंदी मीडियम के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपने उन फ्रेंड्स को या अपने कोई भी आपकी कोई भी पहचान में है ऐसा कोई स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से है, तो आप उनको हमारे बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए ना हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है, वहां जाकर देखना पड़ेगा। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना चाहते हो जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सको, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सको, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे दिया है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करिए। उसको क्लिक करके आप आराम से ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि स्टूडेंट्स हम चैनल की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और इसके लिए कोई भी चार्जेस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी आपको चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सोल्यूशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तमाम चीजें आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगी और इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एजुकेशन हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, जल्दी से आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव वीडियो सेशंस अटेंड कर सके। तो जरूर से सेशन को क्या करें, पहले तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, तो आई होप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। उसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो, आज के इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक शेयर हो जाए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर लास्ट दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, एवरीथिंग वी हैव डन। नाउ फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के। आज हम असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी? क्योंकि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, पूरे कॉन्सेप्ट्स हो गए, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें, तो आइए फिर असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग मुझे कमेंट्स में आंसर्स बताएंगे। सो आर यू गाइस रेडी? तैयार हैं? तो पहला क्वेश्चन लगा दूं मैं स्क्रीन पर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक असर्शन, एक रीजन और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, चलिए रीड कर लीजिए। सबसे पहले तो बढ़िया तरीके से आप इसको रीड कर लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लो एंड देन इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, असर्शन की बात करें तो असर्शन कह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो क्या ये कैश फ्लो के बारे में सही लिखा है? बेसिकली एक कैश फ्लो की थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप दी है कि कैश फ्लो जो होता है वो आपको इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का शो करता है। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हम ये दिखाते हैं कि कैश आया कब और गया कब, किन किन एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर का हम शो करते हैं। तो आप बताइए क्या ये बात सही है कि नहीं है? और इसका रीजन दिया है क्योंकि बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रेसेस द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनटू एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बोल रहा है इसका कारण कि जो कैश फ्लो होता है वो ट्रेस करता है भैया कि फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ हो रहा है, कब पैसा आ रहा है बिजनेस में और कब पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो ये चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रेस करता है। तो ये बात, इसका क्या कारण ये सही दिया है, इज इट द ट्रू एक्सप्लेनेशन?
बताइए, ऑप्शन 4 दिए हैं ABCD, करेक्ट ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। बताओ क्या ये सही है, और यदि ये भी सही है तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बताओ भाई, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, यदि हम पहला स्टेटमेंट देखें तो ये तो सही है, इसमें तो कुछ गलत लिखा नहीं है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो शो करता है इनफ्लो और आउटफ्लो कैश का, जैसे भी हुआ है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो बिल्कुल सही बात है भैया, यही तो इसका काम है, एक स्पेसिफिक पीरियड का कैश फ्लो शो करना विद दीज 3 एक्टिविटीज, वेदर इनफ्लो और आउटफ्लो। बिल्कुल सही बात है। अब इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट रीजन है कि इसका जो कारण है वो यही है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेटा वो ट्रेस करता है, वो देखता है कि जो फ्लो हुआ है ना आपके बिजनेस में कैश का और कैश के समान जो चीजें हैं उनका, कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीजें जो कैश के ही समान है, तो उन चीजों का कहाँ पे कैसा फ्लो हुआ है, कितना बिजनेस के अंदर आया, कितना बिजनेस से बाहर गया, तो ये सारी चीजें देखता है एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड का अंडर दीज 3 एक्टिविटीज। तो बिल्कुल ये भी परफेक्ट लिखा है एंड दिस इज दी ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। रीजन जो है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट रीजन है आपके एजर्शन का। क्लियर, राइट? तो बिल्कुल सही है, तो मतलब दोनों ऑप्शन सही है और रीजन भी सही है। तो कहाँ दिया है देख लो जल्दी से, A, B, C या D कहाँ पे दिया हुआ है? तो यदि देखें तो आई थिंक B में दिया है, बिल्कुल बी में ही दिया है कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट? सिंपल ही क्वेश्चन था, सिर्फ आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मीनिंग दिया एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में, और उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है रीजन में। तो बिल्कुल सही रीजन है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर, समझ आया? आगे बढ़े फिर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो एजर्शन है और रीजन है। एजर्शन कह रहा है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट वुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यदि आप कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, है ना, और लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे कि हम जो उसकी पेमेंट है वो तुरंत नहीं, लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे यदि कर रहे हैं, तो क्या इससे आपका कैश आउटफ्लो होगा? क्या इससे हमारा कैश बाहर जाएगा? कैश बाहर कब जा रहा है? जब आप तुरंत पेमेंट कर रहे हो। और इन्होंने क्या बोला है कि जो पेमेंट आप कर रहे हो, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हो, तो जो आपकी पेमेंट हो रही है वो लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट है, कि आप पैसा अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में पैसा दोगे, 10 साल, 5 साल, 15 साल में, 15 तो क्या ज्यादा हो गया, मतलब 5-10 साल के अंदर अंदर आप पैसा दोगे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट। तुरंत पैसा पूरा नहीं, लंबे टाइम में, हो सकता है हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं तो वो 5 साल में देंगे लाइकवाइज। अब इसका कारण देखो, इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? कि कोई आपका आउटफ्लो होगा, मतलब अगर लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट है तो क्या इसमें हमारा कैश बाहर जाएगा? तो देखो रीजन दिया है, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका कोई कैश फ्लो नहीं होगा। एज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट, इसमें आपका क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व नॉन करेंट एसेट एंड नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट। इससे आपका कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता ही नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं होता, क्योंकि एक तरीके से आपने नॉन करेंट एसेट लिया एक, और दूसरी आपकी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी, क्योंकि आप तुरंत पेमेंट नहीं दे रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में पेमेंट दे रहे हो। आज पेमेंट आप दे ही नहीं रहे हो, आपने बोला हम 5 साल में देंगे पेमेंट, तो अभी तो पेमेंट गई नहीं, तो यदि पेमेंट नहीं दी तो आपके लिए वो बर्डन बन जाएगा, वो आपके लिए एक नॉन करेंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, दोनों बैलेंस हो जाएंगे कि एक तरफ आपने नॉन करेंट एसेट भी खरीदा, पैसा भी नहीं दिया, तो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो दोनों चीजें इंक्रीज हो गई, ना पैसा गया ना आया, कुछ भी, कोई भी फ्लो नहीं हुआ। ये आपसे दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है। अब आप बताओ सही कौन सा, गलत कौन सा, वेदर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। चलो जल्दी से डिसाइड कर लो, फटाफट से, जल्दी से मुझे डिसाइड करके बताइए, क्या दोनों सही है या कोई एक सही है? और दोनों सही है तो क्या रीजन सही है? बताइए। लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट तो समझ आ गया ना, लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट ये होता है कि आप किसी भी चीज के आज पेमेंट नहीं कर रहे हो, लंबे टाइम बाद पेमेंट करोगे, हो सकता है 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी है, उसके बाद आप पेमेंट करोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट।
तो देखो अब पहला यदि देखें तो यदि आपने परचेस करा फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट, मतलब आज आप यदि पैसा दे ही नहीं रहे हो तो बेटा कहाँ से फिर ये कैश आउटफ्लो कहलाएगा? जब पैसा ही नहीं दे रहे तो फिर काय का आउटफ्लो? नो कैश आउटफ्लो, कोई कैश फिर आपका बाहर ही नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? जब आप पैसा दे दोगे, और वो आप आज नहीं, आज से 4-5 साल बाद दोगे, तो जब दोगे तब आउटफ्लो होगा। अभी कोई आउटफ्लो ही नहीं है, तो ये पहला गलत है। अब दूसरा यदि देखें तो वो वही तो कह रहा है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई फ्लो होगा नहीं कैश का, क्योंकि जब आपने एक फिक्स एसेट परचेज करा है और वो भी लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट के बेसिस पे कि हम पैसा लॉन्ग टर्म बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, और आपने एक नॉन करेंट एसेट ले लिया, सपोज एक मशीन खरीद ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, एक मशीन खरीदी मतलब आपने एक नॉन करेंट एसेट ले लिया, तो वो बढ़ गया। दूसरी ओर अब आपने बोला हम 5 साल बाद पैसा देंगे, तो 5 साल बाद पैसा देना, इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो ऑन द अदर एंड हमारी जो लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो भी बढ़ गई, तो दोनों चीजें बढ़ गई, कोई कैश का फ्लो नहीं होगा, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है पर पहले वाला गलत है। तो ये कहाँ दिया है बेटा? देखो पहला गलत, दूसरा सही, तो लास्ट में दिया है assertion इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर हुआ सभी को बढ़िया तरीके से? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चले फिर आगे बढ़े, आइए फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, assertion एंड रीजन दोनों दिए हुए हैं। क्या कह रहा है assertion? कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ रियल स्टेट कंपनी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि आप कोई भी सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रियल स्टेट कंपनी कौन सी होती है? जो आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब में डील करती है उसको हम बोलते हैं रियल स्टेट कंपनी। तो यदि वो कंपनी आपकी किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रही है, तो क्या वो उसका रोज का काम है, रोज उसकी बिजनेस की यही एक्टिविटी है, तभी क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी? पहला आपसे कह रहा है। इसका कारण है कि सेल या परचेज आप कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो ये आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू है, एक प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है फॉर रियल स्टेट कंपनी। रियल स्टेट जो कि प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, इन सब में डील करती है ऐसी कंपनी, ठीक है। तो उसका ये रोज का काम है, उसकी ये मेन एक्टिविटी है, मेन रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है किसकी? एक रियल स्टेट कंपनी की। कौन सा? सेल और परचेज करना प्रॉपर्टी को, उस पर रेवेन्यू कमाना ही उसका एक रियल प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। चलो दोनों स्टेटमेंट है, अब आप देख लो भैया सही कौन सा गलत कौन सा है, और क्या दोनों सही है? तो देख लो फिर रीजन सही है कि नहीं है। फटाफट से बताइए, फटाफट से मुझे आंसर बताइए, और क्या होना चाहिए आंसर? तो देखो यहाँ पर एजर्शन कह रहा है कि यदि एक रियल स्टेट, मतलब वही एक ऐसी कंपनी जो प्रॉपर्टीज में डील करती है, यदि वो सेल और परचेज कर रही है कोई भी प्रॉपर्टी को, तो ये उसका मेन बिजनेस का काम ही है। देखो एक रियल स्टेट कंपनी का काम ही होता है ना प्रॉपर्टीज में डील करना, तो यदि वो प्रॉपर्टीज को सेल करके यदि कुछ भी कमा रही है या कुछ भी कर रही है, तो ये उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्लियर है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब ऐसा क्यों है, क्यों हम एक रियल स्टेट कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको बोल रहे हैं कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो बेटा कारण ये है इसका कि यदि वो कंपनी कोई भी सेल या परचेज करती है प्रॉपर्टीज का, तो यही उसकी मेन एक्टिविटी है जिससे वो प्रॉफिट अर्न करती है, रेवेन्यू जिससे वो कमाती है, तो यही इसकी एक प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है एक रियल स्टेट कंपनी की। तो ये जो लिखा है ना प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, इसको ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो यही एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि यदि इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि यही एक इसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, दैट इज वाई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी दोनों आपके करेक्ट है, और यदि हम रीजन देखें तो बिल्कुल सही है। कारण ही दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों कंसिडर कर रहे हैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सेल करना, परचेस करना प्रॉपर्टी उसकी एक प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है एक रियल स्टेट कंपनी की। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? इज इट क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, ये रहा, assertion है और रीजन है, तो पढ़ लेते हैं assertion और रीजन में क्या लिखा है। तो देखो assertion कह रहा है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला आपको बोल रहा है कि जो भी आपके ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं बेटा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो क्या हम उनको
कैश फ्लो जब बनाएंगे तो उनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उनको नहीं कंसिडर करेंगे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा इसका कारण है क्योंकि वाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि नॉन कैश जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट को कोई अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें ना तो कैश आ रहा है ना जा रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का आना ना जाना कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ना तो वो कैश को कुछ भी अफेक्ट करेगा, ना तो इससे कैश बढ़ेगा घटेगा, ना ही वो कैश इक्विवेलेंट को इफेक्ट करेगा। क्लियर, तो ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका रीजन है। तो बताइए फिर क्या ये सही बोल रहा है, और यदि सही बोल रहा है तो क्या ये सही है और इसका रीजन है कि नहीं, बताइए जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको इतना तो पता है कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश का फ्लो होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शन है केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये बात तो पता है। इसलिए यदि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कैश फ्लो में नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है, सही है। अब क्यों नहीं होता है इसका कारण मालूम है, इसका कारण यही है कि यदि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें ना तो कैश गया ना तो आया, तो फिर वो ना तो कैश में चेंज ला रहा है ना कैश इक्विवेलेंट में ला रहा है, दैट इज वाई हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यही इसका कारण है कि जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश और कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट ही नहीं करते, इसीलिए हम उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी नहीं करते। क्लियर, तो दोनों बातें सही हैं और रीजन भी सही है भाई, और क्या चाहिए, यही तो कारण है कि क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि वो कैश और कैश इक्विवेलेंट को अफेक्ट नहीं करते, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश और कैश इक्विवेलेंट वाली चीजें रिकॉर्ड होती है बस। ठीक है, नॉन कैश वाली नहीं होती। देयरफॉर दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है, तो ये बी में दिया है ना both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आप जल्दी से बेटा पहले लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, फिर हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जल्दी से सबको लाइक एंड शेयर करना है। डन कर दिया, आए फिर अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आएंगे। ये रहा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन assertion रीजन है। तो देखो assertion कह रहा है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो यदि आपने यहां से कैश उठा के बैंक में यदि डिपॉजिट कर दिया तो इससे आपका कैश में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले 10,000 था, अब बैंक में 10,000 है, बात बराबर है, ये ऐसा बोल रहा है ना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कैश उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दोगे तो फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, ना कैश कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, बस इधर से उधर मूव हो रहा है, केवल मूवमेंट होता है, कैश फ्लो नहीं होता। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा इसका कारण क्या है, वाई, ऐसा क्यों, तो कैश डिपॉजिट जो किया बैंक में ये मूवमेंट है बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश, ये मूवमेंट है कि कैश पहले हाथ में था अब बैंक अकाउंट में चला गया, सो इट इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ कैश नॉट अ फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, तो ये कारण दिया है। अब बताओ क्या ये सही है, इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स, दोनों सही है, और यदि दोनों सही है तो क्या रीजन भी जस्टिफाइड है, क्या रीजन में परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, फिर जल्दी बता दो बेटा कौन सा आंसर सही होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो आप भी जानते हो कि बेटा यदि कैश उठाकर आपके पास जो कैश था उसको यदि बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कोई फ्लो कैश का हुआ ही नहीं, ना तो कम हुआ कैश ना ज्यादा हुआ, ना आया ना गया ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि बेटा जब आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वो फ्लो नहीं, वो केवल मूवमेंट होता है। एक जगह से 10,000 उठ के बैंक में चले गए, दूसरी जगह चले गए 10,000, ना तो वो जब बैंक में गए तो ऐसा तो नहीं कि वो 10 के 12 हो गए हो या 10 के 8 हो गए हो, वो 10 थे वो 10 ही हैं। ठीक है, तो कोई आपका ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, इट इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ कैश। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपके सही है एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, थ्योरीज क्लियर है, आपकी फंडामेंटल बेसिक्स यदि क्लियर है तो फिर ये आंसर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगेन assertion रीजन दोनों दिए हैं। तो देखो assertion क्या कह रहा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। चलो बताओ, अगर आपने स्टॉक अपने बिजनेस में कोई स्टॉक खरीदे हैं और उधार पे खरीदे हैं,
कैसे? उधार पे। तो इसका क्या कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा? क्या इससे कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई फ्लो नहीं होगा, ना इनफ्लो और ना आउटफ्लो? इज इट ट्रू कि यदि मान लो मैंने उधार पे कुछ खरीदा है तो एक तरफ देखूंगी तो मेरे पास एक एसेट आ गया, स्टॉक आ गए मेरे ट्रेड में, स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्रीज, स्टॉक मैंने लिया तो एक तरीके से वो करेंट एसेट है, और दूसरे तरीके से मेरे पास मैंने क्योंकि उधार पे खरीदा तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो एक तरफ एसेट भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो क्या इससे कोई फ्लो नहीं होता कैश का? देन इसका कारण दिया है कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट डज नॉट इन्वॉल्व कैश। तो यहाँ पर यही कारण है कि यदि हम स्टॉक बिजनेस में उधार पे परचेस कर रहे हैं तो बेटा आपने उधार पे परचेस करा ना, आपका कैश तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कैश में यदि पेमेंट कर दी होती तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता, लेकिन आपने कैश में पेमेंट ही नहीं करी, आपने तो उधार पे खरीदा, जब उधार पे खरीदा तो आपका कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, और जब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसको हम फ्लो ऑफ कैश कैसे मान सकते हैं, है कि नहीं? यदि आपने उधार पे नहीं खरीदा होता तो कैश का फ्लो होता, उधार पे खरीदा है तो फिर तो कोई कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है भैया, है ना? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कि यदि आपने स्टॉक बिजनेस में उधार पे खरीदे हैं तो कोई कैश फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने उधार पे खरीदे ना, कैश पे नहीं किया। यदि पे किया होता तो आपका आउटफ्लो होता कैश का, लेकिन नहीं किया तो ये आपका कोई फ्लो नहीं है कैश का। क्लियर? दैट इज वाई बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहे बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए 7th क्वेश्चन ये रहा, अगेन एजर्शन रीजन। क्या बोल रहा है एजर्शन देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड डज नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो जो आपका डिक्लेरेशन होता है ना प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड का, वो आपका फ्लो ऑफ कैश में क्या कोई इफेक्ट नहीं करता? क्या उसका कैश फ्लो में कोई इफेक्ट नहीं आता? और इसका कारण दिया है इट डज नॉट अफेक्ट कैश ऑफ द कंपनी सिंस देयर इज नो पेमेंट और नो रिसिप्ट इन कैश। तो ये रीजन दे रहा है कि हम इसको इट डज नॉट इफेक्ट, हाँ, कि ये कैश को अफेक्ट नहीं करता क्योंकि इससे अभी कोई पेमेंट हुई नहीं है और ना ही कोई रिसिप्ट होती है कैश की, मतलब ना तो पैसा आया ना गया, तो जब कुछ गया ही नहीं तो फिर इसलिए ये कैश को कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, देयरफॉर इसको हम नहीं कंसिडर करते। बताओ भैया क्या है इसका, बताओ क्या आंसर होगा? प्रपोज डिविडेंड के बारे में बोला गया है, ऑप्शन चारों आपको दिए ही हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा? बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ बेटा। तो देखो आपने और हमने पढ़ा है कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है प्रीवियस ईयर का, वो करेंट ईयर पे होता है कि नहीं होता? तो जब पे होता है और हम प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड भी करते हैं, और करते हैं कि नहीं? जब भी हम डिविडेंड को पे करते हैं तो पहले इसको ऐड करते हैं और बाद में उसको माइनस कर देते हैं। बीइंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम प्रपोज डिविडेंड को माइनस करते हैं क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है ना? तो डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का था उसे हम करेंट ईयर में क्या करते हैं? पे करते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को यदि करेंट ईयर में पे कर रहे हो तो बेटा ये क्या है? फ्लो ऑफ कैश ही तो है ना? तो ये कह रहा है कि जो आपने डिक्लेयर कर दिया प्रपोज, देखो डिक्लेयर हो गया है और फाइनल डिविडेंड बन गया, मतलब अप्रूवल हो गया वो, तो उस डिविडेंड को आप क्या बोलोगे? ये फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा? भाई बिल्कुल हो रहा है ना, फ्लो ऑफ कैश होगा, हम उस डिविडेंड को पे करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है नॉट रिजल्ट बट इट विल रिजल्ट इन कैश फ्लो। इससे कैश फ्लो पर रिजल्ट आएगा क्योंकि हम पे करेंगे ना, तो हमारे पास से जो पैसा है वो बाहर जाएगा। जब आप प्रपोज डिविडेंड दोगे तो आपके पास से जो पैसा है वो बाहर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तो पैसा बाहर जा रहा है। अब इसका कारण भी दिया है, इसका कारण यही है कि इसका कारण देखते हैं एक बार, इट डज नॉट अफेक्ट कैश ऑफ द कंपनी। अच्छा ये भी गलत है, ये बोल रहा है कि कंपनी के कैश को अफेक्ट नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? जब आप पेमेंट दे रहे हो तो पैसा बाहर जाएगा ना, तो ये अफेक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से इसमें लिखा है देयर इज नो पेमेंट। नहीं, यहाँ पेमेंट हो रही है, हम प्रपोज डिविडेंड दे रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो नो लिखा है ये गलत है। नो, देयर विल बी पेमेंट, यहाँ पेमेंट हो रही है, ठीक है? तो ये दोनों ही गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि प्रपोज डिविडेंड से कोई रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल आता है। कैश फ्लो में आपका कैश आउटफ्लो होता है। और ये कह रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल कैश अफेक्ट होता है। और इससे हम कैसे इफेक्ट होता है कि आपका आउटफ्लो होगा, पेमेंट करे तो पैसा बाहर जाएगा। तो बेटा यहाँ दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, ठीक है? प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे हम करेंट ईयर में पे करते हैं, और पे कर रहे हैं तो ये हमारी तरफ से एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। देयरफॉर ये हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो है। किस चीज का? कैश का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर हुआ सभी को? दोनों स्टेटमेंट एजर्शन और रीजन यदि हम देखें तो क्या है? ये एकदम इनकरेक्ट है।
क्लियर? क्या दिए? दोनों ही स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है, तो अपन कौन सा ऑप्शन लेके चले? कौन से ऑप्शन में बोला है कि दोनों इनकरेक्ट है? लास्ट वाले में, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, दोनों जो है वो आपके करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए इसी के साथ अब जल्दी से बेटा लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन ये रहा, एजर्शन एंड रीजन। तो देखो एजर्शन क्या कह रहा है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आप जब भी डिवेंचर को रिडीम करना मतलब उनकी रिपेमेंट यदि कर रहे हो, उनको पैसा लौटा रहे हो, तो भैया जाहिर सी बात है पैसा बाहर जाएगा, तो ये तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो बिल्कुल आंख बंद करके ही टिक कर दो कि सही है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डिक्रीज करता है कैश और कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा कैश यदि दे रहे हो, बैंक से भी दे रहे हैं, यदि कैश में दे रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा, बैंक से दे रहे हो तो कैश इक्विवेलेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बैंक भी एक ऐसी चीज है जो कैश के जैसी ही है, कैश के समान ही है बैंक भी, देयरफॉर उसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही कारण है बेटा कि यदि आप रिपेमेंट कर रहे हो डिबेंचर्स की तो पैसा कम होगा, आउटफ्लो होगा, और यदि आउटफ्लो होगा तो क्या होगा, आपका कैश कम हो जाएगा या फिर कैश इक्विवेलेंट कम हो जाएगा। क्लियर? तो देखा जाए यदि इस क्वेश्चन में तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एकदम पॉजिटिव, और एक्सप्लेनेशन भी सही है ना। कम हो जाएगा, आउटफ्लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि कैश कम होगा, जब कैश कम होता है तो उसको आउटफ्लो ही तो बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये वाला बोथ एजर्शन रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो जल्दी से बेटा लाइक और शेयर कर दो, आप फटाफट से लाइक एंड शेयर हो जाए। डन कर दिया लाइक शेयर, आगे बढ़े फिर। 8th हो गया, अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो बेटा 9th क्वेश्चन ये रहा, एजर्शन एंड रीजन। चलो पढ़ लो इसको जल्दी से, पढ़ लो। परचेज ऑफ गुडविल से रिलेटेड आपको कुछ दिया हुआ है, पढ़ लो और मुझे आंसर बताओ फिर। देखो क्या कह रहा है, एजर्शन एंड रीजन। तो देखो एजर्शन यदि देखें तो परचेज ऑफ गुडविल इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल द एंटरप्राइजेस। तो ये कह रहा है कि यदि आपने गुडविल को परचेज करा है तो क्या आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलोगे, और वो भी सभी इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। अब आप बताओ इज इट ट्रू? और दूसरा एजर्शन के बाद जो कारण दिया है, जो रीजन दिया है, वो ये है कि यदि आप गुडविल को परचेज कर रहे हो, वो भी एक फाइनेंस कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी यदि गुडविल परचेज करती है तो उसको हम बोलते हैं वो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, दोनों बातें थोड़ी सी अपोजिट लिखी हुई हैं। अपोजिट कैसे, कि पहला बोल रहे हैं कि यदि गुडविल परचेज करिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सभी इंटरप्राइजेस के लिए, और ये कह रहा है कि यदि गुडविल परचेज करिए तो फाइनेंस कंपनी के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है यदि वो कैश फ्लो बनाती है। तो बताइए, तो क्या गुडविल का परचेज करना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और गुडविल को परचेज करना सभी इंटरप्राइज के लिए या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है? बताइए अब आप जल्दी से बताओ। देखो ये कह रहा है कि सबके लिए फाइनेंस इन्वेस्टिंग है, पहला कह रहा है कि गुडविल को परचेज करना सभी कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और ये कह रहा है कि गुडविल को परचेज करना एक फाइनेंसिंग कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बताइए, अब दोनों में से दोनों तो सही बोल नहीं सकते, एक ही सही बोल रहा होगा, तो अब वो कौन सा सही है आपको बताना है। दोनों सही क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों में बिल्कुल अपोजिट बात बोली है। यहाँ पे बोला है कि सभी के लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और यहाँ बोला है कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यदि वो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते ना कि सबके लिए इन्वेस्टिंग है, क्योंकि फाइनेंसिंग के लिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं। तो फिर बताओ सही कौन बोल रहा है, एजर्शन बोल रहा है सही या फिर रीजन सही बोल रहा है? बता दीजिए जल्दी से, फटाफट बताओ बेटा। तो देखो गुडविल को परचेज करना होता क्या है, बेसिकली गुडविल को परचेस करना क्या है, गुडविल है क्या अपने आप में, पहले तो ये बताओ। गुडविल अपने आप में एक इंटेंजिबल एसेट है कि नहीं? बिल्कुल है, एक इंटेंजिबल एसेट है। और जब भी आप यदि किसी इंटेंजिबल एसेट को खरीद रहे हो, कोई एक फिक्स एसेट को खरीद रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही तो कहलाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ी ना कहलाती है। ये कोई आप पैसा अरेंज करके थोड़ी ला रहे हो, यदि गुडविल ला रहे हो तो गुडविल से कोई कैपिटल थोड़ी ना मिल रही है, कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती है जिसमें आपको कैपिटल या कोई अमाउंट मिल रहा हो, कोई पैसा आपको मिल रहा है, कोई कैपिटल मिल रहा है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो गुडविल मतलब एक इंटेंजिबल एसेट, यदि आप इसको परचेस कर रहे हो तो बेटा ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
ठीक है, और ये सभी के लिए है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस और नॉन फाइनेंस, नहीं, सभी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, सभी के लिए ये क्या है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना, सभी के लिए क्या है, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। और दूसरा देखो ना, जो कह रहा है कि यदि गुडविल परचेस करी है एक फाइनेंस कंपनी ने तो उसके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नहीं बेटा, उसके लिए भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि गुडविल सबके लिए ही फिक्स एसेट है यार। गुडविल ऐसा नहीं है कि फाइनेंसिंग वालों के लिए एसेट नहीं है, नहीं, गुडविल सबके लिए एक जैसी है, गुडविल सबके लिए ही इंटेंजिबल फिक्स एसेट में ही आती है। तो चाहे वो फाइनेंस कंपनी ने परचेस करी हो, चाहे वो नॉन फाइनेंस ने करी हो, सबके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। काय में दिया बेटा, assertion is not नहीं, assertion is correct, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, assertion is correct but reason is not correct, ऑप्शन नंबर सी will be your correct answer। क्लियर हुआ बेटा सभी को, बताओ जल्दी से, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े फिर अब अपन, तो जल्दी से बेटा लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन डन हो गया, 10th क्वेश्चन पर आएंगे, ये रहा 10th क्वेश्चन, assertion एंड रीजन। तो देखो assertion क्या बोल रहा है कि मूवमेंट बिटवीन द आइटम्स दैट आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो। अच्छा, अब देखो ये बोल रहा है कि यदि कोई भी मूवमेंट होता है किसी भी कैश में या कैश इक्विवेलेंट में, तो उस मूवमेंट से कैश फ्लो में कोई रिजल्ट नहीं आता। क्या कैश या कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट होने से कैश फ्लो नहीं होता? ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। इसका कारण है, इसका रीजन है कि दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये कह रहा है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स है, जस्ट मूवमेंट है, ऐसा बोल रहा है कि इसके सिर्फ ये कंपोनेंट्स है। तो बताओ भैया, क्या दोनों सही है गलत है, क्या है बताओ फटाफट से। तो आपको पता है कि हम कैश फ्लो जब भी बोलते हैं जब या तो कैश इनफ्लो हुआ हो या आउटफ्लो हुआ हो, है ना, और सिर्फ कैश का मूवमेंट होना कैश फ्लो नहीं कहलाता। कैश का मूवमेंट मतलब 10,000 हाथ में थे, वो 10,000 बैंक में चले गए, केवल मूवमेंट हुआ। और इनफ्लो क्या होता है, जब आपके पास से पैसा बाहर जा रहा है, 10,000 मैंने किसी को दे दिया तो वो चला गया, आउटफ्लो, या मेरे पास 10,000 कहीं से आया तो वो इनफ्लो। तो इसको इनफ्लो और आउटफ्लो को हम कैश फ्लो बोल रहे हैं, मूवमेंट को नहीं कि बस इधर था पैसा अब इधर चला गया। है तो आप ही का ना अभी भी। अगर मैं किसी को 10,000 दे देती हूँ तो ऐसे थोड़ी बोलूंगी कि यार अभी वो मेरा पैसा, ये नहीं, दे दिया वो उसका हो गया है, अब मैं 10,000 की मालिक नहीं हूँ, पहले थी। जब तक पैसा 10,000 मेरे पास था तब तक मैं उसकी ओनर थी, मैंने वो पैसा जिसको भी दिया, जिस भी वजह से दिया, अब वो पैसा उसका हो गया है, तो अब वो उसका मालिक है, अब मैं उसकी मालिक नहीं हूँ, तो मेरे साइड से वो 10,000 चला गया तो वो आउटफ्लो है। लेकिन वहीं यदि मेरे पास 10,000 मैं मेरे बैंक में रख दूंगी तो मैं, चाहे वो पैसा हाथ में हो तब भी मैं उसकी मालिक हूँ, चाहे वो मेरे बैंक अकाउंट में हो तब भी मैं उसकी मालिक मैं ही हूँ। तो ये मूवमेंट है। तो मूवमेंट यदि होता है तो कैश फ्लो नहीं होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भैया, कोई मूवमेंट होता है तो उससे कैश फ्लो नहीं होता, डज नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो। अब इसका कारण है कि ये सिर्फ एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कंपोनेंट्स है। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि आप कैश को बैंक में ट्रांसफर कर दो, बैंक से कैश में कर दो, तो ये सब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ही तो कंपोनेंट है। कैश तो आपको पता ही है, अब जैसे मान लो मैंने कैश को बैंक में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक क्या है बेटा, बैंक कैश इक्विवेलेंट का ही तो एक कंपोनेंट है ना, कैश इक्विवेलेंट में तो आता है आपका बैंक। देयरफॉर यही इसका ट्रू रीजन है कि ये क्यों नहीं होता, कैश फ्लो में क्यों नहीं रिजल्ट होता, क्योंकि वो एक कैश फ्लो का ही कंपोनेंट है। अगर आपके पास कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, ये दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, तो ये दोनों कैश का ही कंपोनेंट है। देयरफॉर इससे कोई भी कैश फ्लो नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर है? तो दोनों सही है और रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, एनी डाउट? क्लियर हो गया सभी को बढ़िया तरीके से? ओके, तो चलिए अब मुझे जल्दी से बता दो 10 आउट ऑफ 10 किसके आ गए, पूरे कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गए, हर एक डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। और यदि 10 में से 10 सभी के सही है तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर यदि आपके एक दो क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं तो डोंट वरी, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और जहां भी क्वेश्चन गलत हुए थे आई होप अब क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है।
ठीक है, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चंस हो गए। आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, सभी को बोल रही हूँ लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकी माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 13 इज ओवर एंड इसी के साथ हमारा क्लास 12 अकाउंट्स का सिलेबस भी ओवर होता है। ठीक है, तो बस हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा सिलेबस एंड भी हो गया है। सो आई होप अब आपकी पूरी अकाउंटेंसी क्लास 12 की कंप्लीट हो गई है। बस अब आप लोग एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, अपने एंड से बिल्कुल अच्छे से रिविजन करते रहिए। मेरे साइड से सिलेबस इज डन, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। तो बस अब आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए बढ़िया से प्रिपेयर होकर जाइएगा, राइट। तो मेरी साइड से सभी को ऑल द बेस्ट है। बाकी हम लोगों ने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है, एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी हो गए हैं, चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, राइट। तो चलिए अभी अपन सेशन को एंड कर रहे हैं, तो फटाफट से लाइक और शेयर सभी कर देंगे। सभी को बोल रही हूँ फटाफट से लाइक एंड शेयर कर देना। बाकी डेली जो भी सेशन, जो भी क्लासेस होती हैं, बने रहना है आपको, मेरे साथ जुड़े रहना है। स्टिल अकाउंटेंसी की जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी सेशंस होते हैं, सभी में आपको जुड़े रहना है, और वो भी इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इवन चैनल पर कंप्लीट कोर्सेज हैं, टॉपिक वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इवन आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट भी है जहां पर कंप्लीट कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, जिसे आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। और यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उसको क्लिक करके आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हो। और यदि बेटा आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, तो यहाँ पर हमें फॉलो करके आप अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग बना सकते हैं। तो जरूर से फॉलो करिएगा। फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ और नई चीजों के साथ। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।